नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एडीटी के जो क्वेश्चंस आए थे वो पीएसआर में। तो उन 15 क्वेश्चंस का हम यहाँ पर संपूर्ण समाधान लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से कंप्यूटर विषय में पूछे जाते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें आपको कुछ मदद मिल सके। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो आपका आया था रेड तकनीक से। तो इसमें पूछा गया था कि जो रेड तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे आपको, ये कथन दिए गए थे 3 कि रेड कई हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करता है। सेकंड दिया गया था कथन कि रेड जैव विफलता के एकल बिंदु को खत्म करने में मदद करता है और डेटा हानि के जोखिम को कम करता है। तीसरा कथन दिया गया था रेड सिस्टम कई ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड राइट थ्रूपुट और समग्र भंडारण क्षमता को बढ़ा सकता है। तो इसमें आपको बताना था कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर जो तीनों कथन है वे सही होंगे। जो रेड तकनीक है वो आपका होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें क्या होता है कि एक डेटा स्टोरेज ये तकनीक है जिसमें एक से अधिक हार्ड डिस्क को एक साथ जोड़कर काम किया जाता है। यह डेटा की विश्वसनीयता, प्रदर्शन और क्षमता में सुधार करती है। इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं वे हैं कि ये डेटा भंडारण की विश्वसनीयता जो है वो बढ़ाती हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को समाप्त करती हैं और रीड राइट गति में सुधार करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो था वो आया था आपका आईपी एड्रेस से रिलेटेड। तो IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, कितने बिट्स लंबे होते हैं, ये पूछा गया था। और IPv4 में एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो IPv6 एड्रेस है उसमें 128 बिट होते हैं और जबकि IPv4 में 64 बिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमने ये ग्राफ बनाया है कि IPv4 जो है उसमें जो है वे 32 बिट्स होते हैं, जबकि IPv6 में जो है वे 128 बिट होते हैं। तो IPv6 के इसमें कुछ लाभ भी हैं, जैसे अगर आपका जो IPv6 अगर होगा तो उसमें आपको लार्जर एड्रेस स्पेस मिलेगा, यानी कि अधिक पता स्थान मिलेगा, बेटर सिक्योरिटी मिलेगी और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस की। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो था वो आपका आया था मैश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। यह भी कथन ए था। इसके बाद कारण दिया गया था कि मैश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाते हैं। तो अगर मैश वाईफाई की बात करें तो मैश वाईफाई इस तरह से काम करता है, अगर आप एक क्षेत्र में लगाते हैं तो उसमें एक जालीनुमा आकार बन जाता है जिसमें एक एक नोड आप हर जगह इसमें यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, जो आपके जो ट्रेडिशनल रूटर होते हैं उनसे बेटर ये काम करता है। ठीक है, तो मैश वाईफाई जो है आपका ट्रेडिशनल रूटर से बेहतर क्यों काम करता है, क्योंकि रूटर में जो है वो एक ही जगह पूरा जो नोड है वो लगाया जाता है, जबकि मैश वाईफाई में बहुत सारे नोड्स जो है वे अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कहीं भी डेड जोन नहीं बनता, हर एक नोड की एक जो है वो एरिया होता है जिसमें वो रेंज देता है। तो इसमें जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो है राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि जो ए कथन है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो बी कथन है, जो आर कारण है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें एकल नेटवर्क का प्रयोग नहीं होता, इसमें मल्टीपल नेटवर्क का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह भी कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। आप
जो है इसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पर इनके इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि जो मैश वाईफाई सिस्टम है वो एकाधिक यानी कि मल्टीपल नोड्स का उपयोग करता है जो एक साथ मिलकर पूरे घर में एक शहरी नेटवर्क बनाते हैं। ये नोड्स आपस में संवाद करते हैं और डेटा का अच्छे से सभी रास्ते को भेजते हैं। तो आप जानते हैं ट्रेडिशनल रूटर जो है वो एक जगह एकल जो है नोड्स पर काम करता है तो उसकी रेंज जो है सीमित होती है, लेकिन मैश जो है वो कई मल्टीपल नोड्स पर काम करता है तो उसकी जो कवरेज है वो पूरे घर में एक समान रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ब्लूटूथ से रिलेटेड आया था कि ब्लूटूथ जो तकनीक है उसके रिलेटेड कुछ कथन दिए गए थे। तो पहला कथन था कि ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा मानक बनाए गए मानक पर आधारित है। सेकंड कथन जो था वो था यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करता है। ऑप्शन वो कथन नंबर 3 था बैंडविड्थ 1 से 24 Mbps संस्करण के आधार पर तक की रेंज वाली होती है। तो इसमें जो आपको सही कथन बताना था, इसमें जो है तीनों कथन सही हैं कि ये SIG द्वारा जो मानक तय किए गए हैं उन पर काम करता है। 2 गीगाहर्ट्ज जो है उस बैंड में काम करता है और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 1 से 24 Mbps तक की रेंज वाली होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आया था पासवर्ड से रिलेटेड कि अगर आपको मजबूत इस पासवर्ड बनाना है ईमेल का तो इसमें से कौन सा उदाहरण सही है मजबूत पासवर्ड का। तो ये QWERTY ये तो बहुत सिंपल पासवर्ड है। जो कीबोर्ड के फर्स्ट लेटर होते हैं, फर्स्ट 6 लेटर जो होते हैं वे यही होते हैं, तो कोई भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है। इसके बाद पासवर्ड 1 2 3 ये भी आसानी से प्रेडिक्टेबल है। यूजर का नाम और बर्थ डेट ये भी आसानी से प्रेडिक्टेबल है। लेकिन ये जो पासवर्ड है ऑप्शन नंबर C, इसमें आप देख सकते हैं इसमें न्यूमेरिकल डाटा का भी उपयोग किया गया है 8 और 5 का। इसमें कैपिटल लेटर Q का और X का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें सिंबल्स का @ और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन, हैज और $n का प्रयोग किया गया है। इसके बाद स्मॉल लेटर V और N का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये बहुत हार्ड पासवर्ड है जिसको आसानी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अगला क्वेश्चन इसमें आया था कि जो ईमेल इसमें मिलान का क्वेश्चन ये आया था, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। सूची 1 में जो ईमेल से रिलेटेड है वो क्रिया विशेषता दी गई थी और सूची 2 में परिणाम दिया गया था। तो सूची 1 में पहला जो दिया गया था वो था ऑटो रिस्पॉन्डर। ऑटो यानी कि स्वचालित, रिस्पॉन्डर यानी कि रिस्पॉन्स करने वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर I जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आने वाले ईमेल का स्वचालित रूप से उत्तर देता है। तो यहाँ पर A का तो I ठीक होगा। अगर यहाँ हम ऑप्शंस में देखें तो इस A ऑप्शन में देखें तो A ऑप्शन में A का 2I दिया गया है, B में A का I भी दिया गया है, C में ही केवल A का I दिया गया है, D में A का 3I दिया गया है। तो आप अगर एक का भी अगर आप आसानी से पता लगा सकते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो सकता है। और हम आगे देखते हैं। तो इसमें अगर B का देखें संग्रह, आर्काइव, कभी कभी आप पे अगर स्वाइप हो जाता है तो आर्काइव में चला जाता है। उसमें क्या होता है कि आप ईमेल को डिलीट नहीं करते लेकिन वो इनबॉक्स के स्टोरेज में चला जाता है। तो इसमें ईमेल को बिना डिलीट के इनबॉक्स से स्टोरेज के लिए ले जाता है आर्काइव में। तो B का 3I हो जाएगा। पढ़े हुए के रूप में चिन्हित यानी कि ईमेल को पहले से देखे गए के रूप में सेट करता है। तो ऑप्शन नंबर C का जो है वो 2I हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पर D की बात करें तो D था फिल्टर या नियम। तो फिल्टर में क्या होता है कि फिल्टर या रूल लगाकर हम उसे किसी मानदंडों के आधार पर फोल्डरों में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी जो है वो हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था वो प्रिंटर से रिलेटेड था। इधर सूची 1 में प्रिंटर दिए गए थे और सूची 2 में विशेषता दी गई थी। तो यहाँ पर प्रिंटर दिया गया था इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है कि जो स्याही है उसको स्प्रे के रूप में या स्याही के बूंदों के रूप में स्प्रे करता है। तो इसका ए का जो है वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन से चलें तो ए में जो है वो ए का आई दिया गया है, ये गलत है। ए का आई भी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी में ए का 2 आई दिया गया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में ए का 3 आई दिया गया है। यानी कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन या एक भी प्रिंटर का आपको प्रकार पता है, उसकी विशेषता पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर बी में जो है वो ए का आई भी दिया गया है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं लेजर प्रिंटर में क्या होता है, टोनर पाउडर का उपयोग होता है, जिससे बहुत फास्ट जो है वो प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा कि टोनर पाउडर का प्रयोग करके उच्च गति वाली छपाई इसमें होती है लेजर प्रिंटर के माध्यम से। फिर जो सी दिया गया था उसमें दिया गया था डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को आप इम्पैक्ट प्रिंटर भी कह सकते हैं। इसमें पिन होती है, जिस पिन का उपयोग करके स्याही रिबन को स्ट्राइक करती है और हमारा प्रिंट निकलता है। इसके बाद बात करें 3D प्रिंटर की, तो 3D प्रिंटर का आजकल बहुत चलन बढ़ा है। 3D प्रिंटर की मदद से घर वगैरह भी बनाए जाते हैं, ऑफिस वगैरह भी बनाए जाते हैं। और 3D प्रिंटर आजकल बहुत यूज में है, जिससे 3D वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनका हम अपने लाइफ स्टाइल में प्रयोग कर सकते हैं। तो 3D प्रिंटर का भौतिक त्रिआयामी वस्तुएं इसके माध्यम से बनाई जाती हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रिंटर टाइप दिए गए हैं यहाँ पर इंकजेट, यानी कि जिसमें इंक की जो है वो स्प्रे होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का फॉल्ट हो जाएगा। लेजर में टोनर पाउडर का प्रयोग होता है और बहुत तेज जो है वो छपाई होती है, तो हाई स्पीड प्रिंटिंग यूजिंग टोनर पाउडर। डॉट मैट्रिक्स, जिसको आप इम्पैक्ट प्रिंटर भी कह सकते हैं, जो कि पिन का प्रयोग करता है। 3D प्रिंटर में 3D स्ट्रक्चर या 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वे बहुत ज़्यादा चलन में हैं, ई व्हीकल जो हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इसमें दिए गए थे 3 कथन। पहला कथन था लिथियम आयन बैटरियाँ गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियाँ हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। गैर रिचार्जेबल नहीं होती, ये सब रिचार्जेबल होती हैं। तभी तो हम अपनी स्कूटी को रिचार्ज कर लेते हैं, या फिर हम अपने फ़ोन को रिचार्ज कर लेते हैं, अपने लैपटॉप को रिचार्ज कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी में जो है वो लिथियम आयन की बैटरियाँ ही डली होती हैं। इसके बाद सेकंड कथन था जो लिथियम आयन बैटरियाँ हैं उनका व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। जो तीसरा कथन था वो था लिथियम आयन बैटरियाँ बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। हाँ, ये बहुत सही है कि अगर उन टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें आग भी लग सकती है। तो ये केवल ये एक जो है इसमें इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपने जो है वो आपकी जो बैटरी है लिथियम आयन की वो गर्म हो गई है, तो उसमें आग लग सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो लिथियम आयन का जो डिस्पोजल है वो केवल जो उसके बताए हुए जो इसके गार्बेज सेंटर हैं या फिर इसके बैटरी सेंटर हैं वहीं पर करें, ताकि आग ना लगे और लोग जो हैं वे बचे रहें। तो इसमें अगर सही कथन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था MS वर्ड से रिलेटेड। MS वर्ड और MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं है, तो MS वर्ड और MS एक्सेल और MS ऑफिस इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो MS वर्ड से जो क्वेश्चन आया था ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था। MS वर्ड में यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया था।
सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि ब्लैंक सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको MS वर्ड में शीर्ष पर कोई सामग्री प्रदर्शित करनी है तो आप यूज करेंगे हेडर का। हेडर के माध्यम से आप कुछ भी चीज शीर्ष पर लिख सकते हैं। जबकि अगर आपको ईमेल को निजीकृत करने के लिए प्रयोग करना है तो आप मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन था MS एक्सेल से रिलेटेड। इसमें आपको गलत कथन की पहचान करनी थी। तो इसमें ऑप्शन देखे थे, आप सेल लॉकिंग का उपयोग करके अलग अलग सेल को सुरक्षित कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन था, एक्सेल में चार्ट संख्यात्मक डाटा को विजुअलाइज करने के काम में आता है। ऑप्शन नंबर सी था, एक वर्कशीट में अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं। एक्सेल उपयोगकर्ताओं को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ई था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसमें सेल लॉकिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप डाटा को विजुअलाइज करने में मदद कर सकते हैं चार्ट में बना करके। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सही हैं। और इसमें 16,384 कॉलम हो सकते हैं, ये भी सही है। इसके बाद डी की बात करें, एक्सेल उपयोगकर्ताओं को ड्रॉप डाउन, इसमें ड्रॉप डाउन सूचियां की सुविधा भी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो इनमें सभी जो कथन है वे सही हैं। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना है और इसमें से गलत कोई सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन आया था विंडो टास्क बार से रिलेटेड और इसमें एजर्सन और रीजन दिया गया था। एजर्सन में जो कथन ए था वो दिया गया था कि विंडो टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है, जिसका कारण दिया गया था कि टास्क बार पर प्रत्येक आइकन केवल एक मिनिमाइड अनुप्रयोग का निरूपण करता है। तो इसमें जो है वो विंडो टास्क बार जो है वो खुले में अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता को स्विच कर सकते हैं इसके माध्यम से, लेकिन ये मिनिमाइड के रूप में निरूपण नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो अभी कथन है वो तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। तो इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि कथन ए तो सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था आपका ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक वाला। ब्लैंक में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और ब्लैंक वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से प्रदर्शन पैटर्न निकालना शामिल है। तो इसमें किसको सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल है, डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि आपकी जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं या सर्च करते हैं तो वो सभी जो है आपका डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट, अगर आप उस पर कोई गतिविधि करते हैं तो वो वेबसाइट उसको रिकॉर्ड कर लेती है। किसी ब्राउजर का उपयोग करके आप उस पर कुछ भी सर्च करते हैं वो आपका रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस सब को आप कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंटिंग। इसके बाद जिसके माध्यम से डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है वो है डेटा माइनिंग। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था, आपको मैं एक बार ये बता भी दूं कि इनका मीनिंग क्या होता है। डिजिटल फुटप्रिंट वही होता है कि इंटरनेट का उपयोग करते समय आपके द्वारा बनाया गया डेटा का ट्रेल। इसमें सोशल मीडिया पोस्ट, ब्राउजिंग इतिहास और ऑनलाइन खरीदारी शामिल है।
इसको तो बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। डेटा माइनिंग क्या है कि बड़े डेटा सेट से पैटर्न, रुझान और उपयोगी जानकारी खोजने की प्रक्रिया। इसका उपयोग व्यवसाय विश्लेषण और भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। यह होता है डाटा माइनिंग। अगला क्वेश्चन जो था वो आया था आपका ब्लैंक वाला। ब्लैंक नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो ये क्या है, एक नियमों का एक सेट है। तो राउटर क्या है, राउटर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। फायरवॉल जो है वो सुरक्षा मापदंड का एक नियम प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम पर, जिससे आपके अगर आपके जो सिस्टम पर कुछ आ रहा है नेटवर्क ट्रैफिक या फिर कोई सिग्नल आ रहा है या जा रहा है तो उसको वो एक नियम के अनुसार ही उसको जाने देता है या उसको रोक देता है, उसको फायरवॉल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो फायरवॉल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि फायरवॉल जो है हमें 3 प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और क्लाउड फायरवॉल। ठीक है। और फायरवॉल क्या होता है, ये एक संगठन की पहले से स्थापित सुरक्षा नीतियों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टरिंग करता है, यानी अधिकृत पहुंच से सुरक्षा करता है। यानी कि एक तरह से ये आपका एक फिल्टर है, जो अगर वायरस है या फिर कोई इसे लगता है कि ये जो है वो ऑथोराइज चीज़ नहीं है, उसको ये रोक देता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आता है प्रॉक्सी सर्वर से रिलेटेड। प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रॉक्सी सर्वर ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर 20 सभी संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा को इनक्रिप्ट और सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी था सिस्टम से मैलवेयर का पता लगाना और उसे हटाना। ऑप्शन नंबर डी था नियमित सिस्टम बैकअप बनाना और प्रबंधित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, ये जो यूजर है और इंटरनेट है उसके बीच में एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं विजुअलाइज, यहाँ पर हमने एक बनाई है फिगर। जो डिवाइस है, डिवाइस को कौन यूज करता है, यूजर, और इंटरनेट को यूज करेगा। तो डिवाइस को इंटरनेट से जो गेटवे है वो कौन खोलता है, प्रॉक्सी सर्वर। इसके माध्यम से ही हम किसी भी डिवाइस को जो है वो इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके आप कुछ लाभ भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं कि इससे एनोनिमिटी बनी रहती है, आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है, इससे स्पीड भी इंप्रूव होती है, और अगर आपका कोई प्रतिबंध है उसको भी आप बाईपास कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिए गए थे एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक ठीक नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी एक कमजोरी जिसे उसी दिन ठीक कर दिया गया जिस दिन वह पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी एक अस्थायी फायरवॉल बाईपास। ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा वायरस जो 0 दिनों तक रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा कि कमजोरी है, हमलावरों को भी पता है और अभी तक जो है वो विक्रेता द्वारा ठीक नहीं किया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि जीरो डे बेहतर सुरक्षा खामियां जो सॉफ्टवेयर को अज्ञात हैं, जिससे उन्हें समस्या को ठीक करने से पहले हमलों के लिए 0 दिन मिलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कंप्यूटर जो है वो खत्म हो जाता है। कंप्यूटर के जो है वे AGTA में 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमने इस आज के सेशन में देखे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वे आते हैं। हम इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट जो है वे कवर करने वाले हैं। आप भी AGTA की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर, कंप्लीट UPGK और कंप्लीट कंप्यूटर
जो है वो मिलने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वो भी हाई क्वालिटी और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके माध्यम से जनरेट किए हुए। इसके बाद आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्लस उनकी पीपीटी फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में आपको फ्री मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो आपको मॉक टेस्ट भी इसमें फ्री दे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आपकी तैयारी में मदद मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।